चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम करेंगे 11th चैप्टर, जिसका नाम है ग्रंथि, अपची, अर्बुद और गलगंडा नाम। ठीक है। ग्रंथि, अपची, अर्बुद और ग्रंथि, अपची, अर्बुद और गलगंड। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, सेम चैप्टर, ऐसा ग्रंथियों का वर्णन अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र में कर रखा है। उत्तर तंत्र 29 चैप्टर में। ठीक है। 29 चैप्टर में इन्हीं चीजों का वर्णन कर रखा है। जब ग्रंथियों की दोस्तों बारी आती है, तो ग्रंथियों के भेद इसको जरा देखेंगे। बात आद्यो मास असृक्च दुष्टया संदुष्य मेदश्च कफानुविद अनुविद्धम वृतोन्नत विग्रथितम तु शोफम। इसको गोला करेंगे। जब हमने पीछे आ, ये वाला कौन सा पढ़ा था, ये विस्तृत, इसमें विसर्प में विस्तृत अनुन्नतम शोफम। ठीक है। विस्तृत अनुन्नत आशु शोफ जो है वो किसका है, विसर्प का लक्षण है। और यहाँ और यहाँ पे कैसा वाला शोफ बता रखा है, वृत्तोन्नत विग्रथितम तु शोफम। ठीक है। तो वृत्तोन्नत है लिखा हुआ कि भाई दूसरे वाला लिखा है, इसको हमें अलग करना है। ठीक है। फिर आइए जरा इसके ग्रंथि के भेद जब बारी आती है, ग्रंथि के भेद जो है दोस्तों, चरक ने, ठीक है, पहले लिखेंगे हम सुश्रुत वाले। ठीक है, हाँ यहां लिख लेते हैं। सुश्रुत ने माने हैं सुश्रुत, चाहे माधव, माधव निदान, है ना। फिर इसके अलावा भेल और भोज, भेल और भोज, इन सब ने दोस्तों कितने भेद बताए हैं ग्रंथियों के, पांच। कौन से, बातज, पित्तज कफज, पित्तज कफज, मेदोज और सिराज। ठीक है। ये पांच भेद बताए हैं। लेकिन जब चरक की बारी आती है, चरक ने छह भेद बताए हैं, पांच प्लस मांसज। ठीक है। पांच प्लस मांसज ग्रंथि भी। ठीक है। जब बारी आती है अष्टांग हृदय और शारंगधर, इन्होंने 9 मान रखे हैं। 6 प्लस RAB, RAV। ठीक है। आर से रक्तज, ए से अस्थिज और बी से व्रणज। ठीक है। रक्तज, अस्थिज और व्रणज, अष्टांग हृदय ने ये अलग मान रखे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दोस्तों जो है ग्रंथियों के भेद आगे। तो ग्रंथियों के भेद सुश्रुत, माधव निदान, भाप्रका, भेल और भोज ने, इन्होंने पांच बता रखे हैं। बातज, पित्तज, कफज, मेदोज और सिराज। चरक ने कितने बताए हैं, छह। छेमा कौन सा एक्स्ट्रा मान रखा है इन्होंने, मासज। जब बारी आती है अष्टांग हृदय, शारंग, इन्होंने ग्रंथियों के कितने भेद बता रखे हैं, 9। कौन से एक्स्ट्रा बता रखे हैं, 3। 6 प्लस RAB, आर से रक्तज, ए से अस्थिज, बी से व्रणज। आइए जरा अब आगे। सबसे पहला आता है आपका बातज ग्रंथि। बातज ग्रंथि की जब बारी आती है, तो क्या लिख रखा है, बातज वाले लक्षण ही है। देखो, आयाम्य आयाम्यते, व्यथ्यते इति तोदम, प्रत्यस्यते, कृत्यते इति भेदम, कृष्णो अमृदुर बस्तिरिव आतता। इसको गोला कर लेना। ठीक है। बस्तिरिव आतताश्च, ये किसके लिए बोल रखा है, कि बस्ती की तरह फूला हुआ, ये कौन से वाला है, ये हमारा बातज वाला है। फिर बिन स्रवेत, इसको गोला कर लेना। आबिल, अश्रम, अच्छम। अच्छम मतलब स्वच्छ। ठीक है। अश्रम मतलब श्राव होना। आबिल श्राव होता है, अच्छ श्राव होता है, तो इसको गोला कर लेना।
ठीक है। या तो श्राव उसमें कैसा हो रहा है दोस्तों, आबिल, आबिल मतलब गंदला, गंदला जो खोदला टाइप है ना। फिर या फिर अच्छम, या फिर साफ स्वच्छ श्राव होता है उसमें। तो ये गोला कर लेना, आबिल श्राव और स्वच्छ श्राव दोनों किसमें हैं, अच्छ श्राव, ये हमारे बातज वाली ग्रंथि में है। आइए जरा पित्तज वाला, पित्तज वाले में क्या लक्षण लिख रखा है। दह्यन्ते धूप्यति चोषश्च, ठीक है, पाक प्रज्वलति, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे पित्त के लक्षण है। स्रवेद उष्णम अतीव च अस्रम, कि भाई इसमें कैसा श्राव निकलेगा, उष्ण श्राव निकलेगा। ठीक है। आइए जरा अगला, कफज, कफज के बारे में क्या लिख रखा है, शीतो अविवरणो अल्परुजो अति कंटु, पाषाणवत सहननो, इसको हाईलाइट कर लेना, पत्थर के समान, पाषाणवत सहनो उपमन्ना, ठीक है, कि पाषाण की तरह भाई ये सख्त होता है। फिर आइए, चिर अभिवृद्धि का प्रकोपा भिन्ना सर्वेत शुक्ल घनम च पुयम, कैसा श्राव निकल रहा है इसमें, शुक्ल और घन, गाढ़ा श्राव निकलेगा। फिर आइए मेदोज ग्रंथि, बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि। हम इसको शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि जो है, इसका एक लक्षण है, और हम एक गलगंड में पढ़ेंगे। कौन सा वाला, मेदोज ही गलगंड, मेदोज गलगंड में क्या लिख रखा है, देह अनुरूप क्षय वृद्धि। ठीक है। अगर देह अनुरूप क्षय वृद्धि शब्द लिखा है, साइड में लिख देता हूं, देह अनुरूप क्षय वृद्धि, ये किसके लिए बोला गया, मेदोज गलगंड के लिए। शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि जो है, ये किसका है, हमारे पास मेदोज ग्रंथि का। फिर देखो कैसी वाली है, महान अल्प रुजो अति कंटु, इसको गोला कर लेना, क्या, अविवरणो अल्प रुजो अति कंडु, ये किसका है, ये है हमारा कफज ग्रंथि का। और महान अल्प रुजो वाला है, ये किसका है, भाई मेदोज वाली का। और अगला इंपॉर्टेंट आता है, कैसा श्राव, पिण्याक सर्पी प्रतिमम तू मेधा, ठीक है। पिण्याक किसको बोलते हैं, तिल की खली, ठीक है। सर्पी किसको बोलते हैं, घी को, कि बोला तिल की खड़ की तरह या फिर घी की तरह श्राव निकलता है, किसमें, भाई मेदोज वाली ग्रंथि में। ठीक है। तो मेदोज ग्रंथि में कैसे मिल रहा है, पिण्याक सर्पी प्रतिमा, पिण्याक और सर्पी के समान श्राव निकलेगा। और शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, शरीर मोटा होगा तो ये मोटी हो जाएगी, शरीर पतला कर लेंगे तो ये पतली हो जाएगी, ये मेदोज ग्रंथि के लिए बोला गया। फिर आइए सिराज ग्रंथि, देखो, व्यायाम जातेर अबलस्य, कि जो व्यायाम करता है, कौन सा वाला, अबल वाला, अबल वाला मतलब जिसके अंदर जो घी नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल ऐसे ही फोकी, मतलब जिम शिम मार रहा है। अब उसको होगा क्या, अक, तैस्तेर अक्षिप्य वायु ही सिरा प्रतानम, कि इसकी वजह से वायु जो है ये सिराओं में पहुंच जाती है, सिराओं में पहुंच गई। फिर क्या हुआ, संपीड्य संकोच्य विशोष्य च अपि ग्रंथि करोति उन्नतम आशुभृतम, कि भाई सिराओं में जाकर वहां पे संकोच उत्पन्न कर देता है, जिसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस टाइप हम मान लेते हैं। ठीक है। फिर आइए आगे, ग्रंथि सिराजाम सा तु कृच्छ साध्यो भवेद यदि स्यात् सरुजश्च चलश्च, कि भाई इसको क्या समझना चाहिए, कि अगर ये सरुज है और चल है, अगर ये सरुज है और चल है तो ये कैसी है, कृच्छ साध्यो, अरुक स एव अपि, कि जो पीड़ा रहित है, और अचलो महांश मर्मोत्थिता विवर्जनीय। तो हमारे पास असाध्य वाली कौन सी है, अब इसको साइड में लिख सकते हैं हम, कि रुजा और जो चल है, ये कैसी है दोस्तों, कृच्छ साध्य। जो सिराज ग्रंथि है रुजा युक्त है और चल रही है, ठीक है, जिसमें पेन हो रही है, जैसे फ्लेबाइटिस है हमारी, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अरुज प्लस अचल प्लस मर्मोत्थित, जो मर्म प्रदेश पे है, और जो महान है, ये चारों की चारों स्टेट जो है ये कैसी है, असाध्य।
ठीक है, अरुक अभी चलो, महाश्च मर्मोत्थिताश्च अभी विवर्जनीय, ये विवर्जनीय है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ग्रंथियां ये खत्म होती हैं। अब जब अष्टांग हृदय की बारी आती है, मैं अष्टांग हृदय की ग्रंथियों का वर्णन लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। अ, अष्टांग हृदय, वातज ग्रंथि सेम एज सुश्रुत, क्लियर है। पित्तज ग्रंथि सेम एज सुश्रुत, कफज ग्रंथि सेम एज सुश्रुत। फिर मेदोज ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट आता है, मेदोज ग्रंथि, इसका क्या लक्षण है? श्लेषम तुल्य आकृति, श्लेषम तुल्य आकृति, साथ में देह क्षय वृद्धि, देह क्षय वृद्धि, क्षय उदयम, कि देह की क्षय और वृद्धि से इसका भी क्षय और उदय होगा। फिर और भिन्न होने पर, भिन्न होने पर कैसा स्राव? ताम्र, कृष्ण, श्वेत और घन स्राव, क्लियर है। फिर अगला आता है आपका सिराज ग्रंथि। सिराज ग्रंथि के लक्षण क्या लिख रखे हैं? निस्फुर नीरुज ग्रंथि की उत्पत्ति, जिसमें स्फुरण नहीं होता, निस्फुर और निरुज ग्रंथि की उत्पत्ति। फिर इसके बाद रक्तज ग्रंथि, कि आर्य भी एक्स्ट्रा मानना था इन्होंने। इसमें लक्षण मिलता है जंतु उत्पत्ति, जंतु मतलब कृमि, जंतु उत्पत्ति रक्तज ग्रंथि में मान रखा है, प्लस इसके स्वाप युक्त, स्वाप, स्वाप मतलब जहां पे शून्यता रहे, ठीक है। फिर आइए अस्थिज, अस्थिज में कोई इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बता रखा, उन्होंने बोल रखा है वही जो हमने अस्थिज विदृति के बारे में पढ़ा था, वैसा वैसा कुछ, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी। फिर आइए अगला व्रणज, व्रणज ग्रंथि में अरूढ़े, अरूढ़े मतलब जो व्रण भरा नहीं है, ठीक है, जो भरा नहीं है, जो जख्म अभी तक हीलिंग नहीं हुई है जिसकी, या फिर या रूढ़ मात्रे, रूढ़ मात्रे मतलब जो भरने वाला ही है बस अभी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? सर्व रस आशिना, सारे रसों को खाता है जब, सर्वरस आशिना। हाँ, जस्ट अ मिनट, लाइट चलेगी ये शायद, ठीक है, ठीक है। सर्वरस आशिना, उसका वो व्रण आशम अभिघात से दूषित, आशम अभिघात से दूषित रक्त से उत्पन्न, ठीक है। इसमें लक्षण मिलता है हमें दाह और कंडू।
इसमें भी वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और मेदोज साध्य हैं। स्थूल, हर, मर्म प्रदेश, कंठ और उदर में होने वाली ग्रंथियां असाध्य हैं। ये अष्टांग हृदय बोलते हैं। आइए तो जरा अब बुक पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे पास जो है ये सरुज वाली जो है ये कैसी वाली है, अरुज वाली कैसी है, यहां तक हमारा खत्म हो जाता है ग्रंथियों का वर्णन। ग्रंथियों के वर्णन के बाद अगला चीज किसका वर्णन है? अपची का। अपची के वर्णन की जब बारी आती है दोस्तों, तो क्या लिख रखा है? अपची कहाँ पे होता है देखो। हनु, हनु अस्थि, कक्षा, अक्षक, बाहु संधि, मन्या गलेशु उपचितम तु मेधा। देखो कौन कौन सी जगह बता रखी हैं। सबसे पहले हनु अस्थि, दूसरे नंबर पे कक्षा, तीसरा नंबर पे अक्षक, चौथे नंबर पे बाहु संधि, पांचवें पे मन्या, छठवें पे गल। इन सारी जगहों पे उपचित मेद जो है, ठीक है, ग्रंथि स्थिरम वृतम अथवा वृतम अथ आयतम व स्निग्धम कफश अल्परुजम करोति। कि भाई हमारी ये ग्रंथि कैसी है? स्थिर वृत्त आयत, ठीक है, और अल्परुजा करने वाली। फिर आइए, तम ग्रंथि तू आमलज अस्थि मात्रे। इसकी साइज कितना होगा इस ग्रंथि का जो अपची वाली है? आमलक अस्थि के बराबर। मैं अपना वीडियो ऑफ ही कर देता हूँ, लाइट आती है तभी ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा। आमलज अस्थि के समान। अब देखने को कैसी है ये? मत्स्य अंड जाल प्रतिमा, ये दूसरा लक्षण है इसमें। ठीक है, फिर चय प्रकर्षाद अपची बदंती, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चय प्रकर्षाद। चय प्रकर्षाद का मतलब क्या हुआ? कि भाई जो चय के प्रकर्ष के कारण, चय मतलब संचय, संचय के प्रकर्ष का मतलब होता है बढ़ना, कि संचय के बढ़ने से जो होती है वो अपची है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चय के प्रकर्ष से किसके लिए बोला गया, कि चय के प्रकर्ष से कौन सी बड़ी बढ़ती है, या संचय के अधिक्य से कौन सी चीज बढ़ती है, वो है हमारी अपची। फिर आइए आगे, कंडु युतास्ते अल्परुजा प्रभिन्ना स्रवंती नश्यंती भवंती च अन्य। कि भाई क्या होता है इसमें? कि भाई कंडू होता है, अल्प वेदना होती है, भाई श्राव फट जाती है तो श्राव निकल जाता है, फिर ये कुछ दिनों के लिए नष्ट हो जाती है, फिर कुछ नई निकल आती है। मेद कफाभ्याम खलु रोगा सुदुस्तरा वर्ष गणानुबंधी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुदुस्तर ऐसा ऐसा, वर्ष गणानुबंधी सेम सेम लाइन। ठीक है, सुदुस्तर वर्ष गणानुबंधी ऐसी ऐसी लाइन एक कहा किसके लिए बोलेगी? और दूषी विष के लिए। हम इसके बाद जब चिकित्सा स्थान कर लेंगे, चिकित्सा के बाद कल्प शुरू करेंगे जब, तो शुरू का तो वहां पे दे रखा है सुदुस्तर वर्ष गणानुबंधी, ये किसके लिए बोला गया? ये आपची के लिए बोला गया। और ये कौन से दोषों की वजह से? मेद कफाभ्याम, मेद और कफ दोष के कारण ये रोग जो है ये हमारे पास अपची रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारे पास अपची रोग के पहली जगहें कौन कौन सी बताई इन्होंने? कि हनुअस्थि, भाई हनुअस्थि है, कक्षा है, अक्षक है, बाहु है, बाहु संधि, मन्या, गल। इन सारी जगहों पे उपचित मेद जो है कैसी ग्रंथि उत्पन्न करेगा? आमलक के समान या फिर मत्स्य अंडजाल के समान। भाई चय प्रकर्षाद किसके लिए बोला गया? इसी के लिए बोला गया। कंडू युक्त होती है, अल्परुजा वाली होती है, फट जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर से पैदा हो जाती है। और कौन से दोष की वजह से? ये मेद कफाभ्याम, मेद और कफ की वजह से उत्पन्न होती है। और लास्ट में इन्होंने क्या बोल रखा है? सुदुस्तर वर्षगणानुबंधी, इंपॉर्टेंट है। सुदुस्तर दुस्तरो वर्षगणानुबंधी मतलब कई सालों तक बना रहता है। ऐसा ऐसा दूषी विष के लिए भी लाइन बोली गई है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने
यहां लिख लेते हैं, जगह है। अष्टांग हृदय अपची के लिए बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक लक्षण, वार्ताक आम्लक आकृति। वार्ताक किसको बोलते हैं? बैंगन को। ठीक है, वार्ताक आम्लक आकृति। दूसरे नंबर पे दूर्वा इव, दूर्वा के समान। ठीक है, दूर्वा इव क्षय वृद्धि। दूर्वा इव क्षय वृद्धि कहने का मतलब, ध्रुव आपने देखी है ना, थोड़े दिनों की जल जाती है, फिर पैदा हो जाती है, फिर बड़ी होती है, फिर बूंद मतलब ऐसे सूख जाती है, फिर नई पैदा हो जाती है। तो ये दूर्वा इव क्षय वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है अपची का। किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने। और एक और आकृति कैसी है? वार्ताक, बैंगन की तरह, या फिर भाई आमलक के समान। हालांकि सुश्रुत ने किस किस के समान बताई? ये आमलक आकृति और मत्स्य अंडजाल। ठीक है, अभी भाप्रकाश, भाप्रकाश साहब बोलते हैं कि गंडमाला फूटकर, गंडमाला फूटकर अपची बनती है। ठीक है, भोज, भोज क्या बोलते हैं? अपची से गंडमाला, अपची से गंडमाला बनती है, ऐसा भोज बोलते हैं। गंडमाला से फूटकर अपची बनती है, ये कौन मानता है? भाप्रकाश। भोज बोलते हैं कि अपची से गंडमाला बनती है। चरक, चरक बोलते हैं कि गलगंड से गंडमाला बनती है, गलगंड से गंडमाला। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमने कर ली मार्क यहाँ पे। आइए जरा अब आगे चलते हैं। ये देखो, भोज ने पहले कक्षा वंशण आदि स्थानों में अपची होना लिखा है, वही माला रूप में होती है, तब उसे गंड माला कह देते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती है? जो कक्षा वंशण में, मैंने आपको लिखवा दिया ये। अम, ये देखो, चरक ने क्या लिखा है? गले के पार्श्व में एक ग्रंथि होना गलगंड है, अनेक गंडों का होना गंडमाला है। ठीक है, तो मतलब ये कुल मिला के आपको दिख जाएगा यहीं पे ही। भाप्रकाश ने इसका एक लक्षण बताया है, विमर्श में देखेंगे जब आप भाप्रकाश के, यही दो तीन लाइनें नीचे छोड़ के। ठीक है, करकंदु कोल आमलक प्रमाणे, ये तीन प्रमाण बता रखे हैं, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये भाप्रकाश ने बताए हैं ये वाले प्रमाण। ठीक है, इसके अपची के। कक्षा समन्या गल वंशनेषु मेद कफाभ्याम चिर मंद पाके स्याद गंडमाला बहुबीज गंडे ते ग्रंथो केचित वापि पाका स्रवंती नश्यन्ति भवन्ति च अन्य काल अनुबंधम चिरमदायति सा एव अपची रीति प्रवदंती, कि उसी को अपची बोलता है। केचित, केचित मतलब कई अन्य आचार्य। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई पहली तो गंडमाला के लिए बोला, बोल रखी है लाइन ये कि करकंदू कोल आम्लक प्रमाण की, जब ये बोला फूट जाती है तो क्या बन जाती है? अपची बन जाती है। आइए जरा अब अगला, अब आता है अर्बुद निदान। दोस्तों अर्बुद जो है, देखो, किसका सन्निपातिक भेद नहीं होता? सन्निपातिक भेद ना तो ग्रंथि का होता है, ना अर्बुद का होता है, ना गलकंठ का होता है। ठीक है, तो हमारे पास सन्निपातिक भेद नहीं होता।
ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अर्बुद का सन्निपातिक भेद नहीं होता, ग्रंथि का भी सन्निपातिक भेद नहीं होता। तो देखो जरा, सबसे पहले ये श्लोक हमने सबने अर्बुद के लिए, ये गात्र प्रदेश है कवचित दोषा सम्मूर्च्छति मासमापि प्रदुष्य वृतम स्थिरम मंदरुज महांतम अनल्प मूलम चिर वृद्धि अपाकम कुर्वन्ति मास उपचयम तु शोभम तत् अर्बुदम शास्त्रविदो वदंती। कि भाई गात्र प्रदेश में कवचित दोष, बोला कई बार जो दोष हैं गात्र प्रदेश के ऊपर भाई होते हैं जब, तो क्या हो जाता है, गात्र प्रदेश के ऊपर जब दोष होते हैं तो क्या होगा, समूर्छित होके किसको दूषित कर रहे हैं, मासम अभिप्रदूष्य, किसको दूषित कर रहे हैं दोस्तों, मास को दूषित कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं ये, वृतम स्थिरम मंद रुजम महांतम अनल्प मूलम, ठीक है, और चिर वृद्धि अपाकम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या अर्बुद में पाक होता है, नहीं, ठीक है, चिर वृद्धि अपाकम शब्द लिख रखा है। फिर अगला, कुर्वन्ति मास उपचम तु शोभम तद अर्बुदम शास्त्रविदो वदंती। भेद कौन से हैं इसके, बात पित्त कफ रक्त मांस मेद साच, ठीक है, कि भाई बातर पित्तज कफज रक्तज मांसज और मेदज, ये छह भेद मान रखे हैं। तत् जायते तस्य लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसके समान लक्षण है इसके, ग्रंथि के समान, मतलब जो हमारे ये बातज पित्तज कफज और मेदोज ग्रंथि, ये तो ग्रंथियां थी ना, इनके समान अर्बुदों के लक्षण होंगे। बातज अर्बुद के लक्षण बातज ग्रंथि के समान, पित्तज अर्बुद के पित्तज ग्रंथि के समान, कफज अर्बुद के कफज ग्रंथि के समान, और मेदोज अर्बुद के मेदोज ग्रंथि के समान। लेकिन बच जाती है जो हमारी रक्तज और मासज है। तो रक्तज और मासज भेदों को हम आगे पढ़ेंगे। आइए जरा, यहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है, सन्निपातिक भेद नहीं होता, ग्रंथि का भी नहीं होता, अर्बुद का भी नहीं होता, और आगे हम जो इस चैप्टर में अगला रोग पढ़ेंगे उसका भी नहीं होगा, ठीक है। चीज, अर्बुद के भेद, यस, वो तो छोड़ गया हूं, ठीक है, अर्बुद भेद, सुश्रुत, भागवत, माधव शारंगधर और योग रत्नाकर, माधव शारंगधर और योग रत्नाकर, ठीक है, इन सभी ने कितने भेद बताए हैं, छह। सेम वही बातें, पितृ कवच रक्त मासुज और मेदोज। इसमें से पात्र पितृ कवच और मेदोज के लक्षण किसके समान बता रखे हैं सुश्रुत ने, ग्रंथि के समान, ग्रंथियों के समान। फिर आइए अगला, भेल, भेल ने कितने भेद बताए हैं, पांच, पांच, छह माइनस रक्तज, क्लियर है। हारित, चार, कौन से चार, पातज पित्तज कफज और सन्निपातज। हम्म, ठीक है, बातर पित्तर कफज और सन्निपातज। आइए जरा अब अगला, अर्बुद के भेद हमें क्लियर हो गए। आइए जरा, अब आता है सबसे पहले, भाई अब हमने चार अर्बुदों के लक्षण किसके समान है, चार ग्रंथियों के समान, अब बच गई कौन से दो अर्बुद, रक्त अर्बुद और मांस अर्बुद। अब आइए, दोषा प्रदुष्टो रुदिरम, दोष दुष्ट करते हैं रक्त को, सिरास्तु संपीड्य संकोच गतस्तु पाकम, कि भाई क्या होता है कि भाई बात आदि दोष जो हैं ये रक्त और तथा सिराओं को पीड़ित करके संकुचित करके पाक को प्राप्त हो जाता है। गतस्तु पाकम, हमने पीछे पढ़ा चिर वृद्धिया पाकम, लंबे समय तक होता रहता है, और अपाक जिसमें पाक नहीं होता, वो किसके लिए बोला गया था शब्द, अर्बुदों के लिए। लेकिन यहाँ पे कौन से अर्बुद में पाक होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है फिर। पहला, कि भाई अपाक किस में होता है, भाई चिर वृद्धि अपाकम, ये शब्द किसके लिए बोला गया, अर्बुद के लिए। दूसरा, कौन से अर्बुद में पाक होता है, रक्तज अर्बुद में, ठीक है। सहस्राभम उन्नति मास पिंडम मास अंकुर आचितम आशु वृद्धि, है रक्तज अर्बुद, बढ़ क्या रहे हैं, मास अंकुर, ठीक है, इसको हाईलाइट करना, मास पिंडम मास अंकुर आचितम आशु वृद्धि। फिर सर्वेत
अजस्रम रक्त रुधिरम, फिर प्रदुष्टम असाध्यम इति रुधिरात्मकम स्यात्, ये कैसा होता है, असाध्य होता है रक्तज वाला। और कौन से उपद्रव से पीड़ित रहता है ये, रक्त क्षय उपद्रव पीड़ित्वात् पांडुर्भवेद अर्बुद पीड़ितास्तु, कि ये किससे पीड़ित रहता है, रक्त क्षय के उपद्रव से पीड़ित रहता है, और हमेशा इसको क्या रहता है, पांडु रोग, तो इसको गोला कर लेना ये और ये। फिर आइए अगला, मुष्टि प्रहाराद अभीर अर्दिते अंगे मासम प्रदुष्टम प्रकृति शोफम, कि भाई अब मुष्टि प्रहार से, ये भाई किसी ने मुक्का मार दिया या किसी ने ट्रोमेटिक इंजरी हुई, उसकी वजह से अंदर शोफ उत्पन्न हो गया। अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम अपाकम अश्म उपमम अप्रचाल्यम, ठीक है, हमने आशम उपम अप्रचाल्यम, हमने ऐसा ऐसा आशम वाला कफज ग्रंथि में भी पढ़ा हमने लक्षण, क्या ग्रंथि में लक्षण पढ़ा हमने कफज वाला, कि आशमवत, कि भी किसके समान बता रखा है, सॉरी आशमवत नहीं, पाषाणवत सहनो उपन्ना, और आशम उपमम अप्रचाल्यम, अप्रचाल्यम मतलब जो चलता नहीं है, जो चल नहीं रहा, ठीक है। फिर प्रदुष्टम मासम नरस्य, ये हो गया मास अर्बुम, तब असाध्य मुक्तम, भी हमें ये मासज अर्बुद है, ये कैसा है, असाध्य है। फिर साध्येषु विमानु विवर्जित, कि भाई साध्य जो अर्बुद है ये भी विवर्जित है, कहाँ पे, संप्रसूतम, कि भाई जो बार बार जिसमें से श्राव निकल रहा हो, ये असाध्य, बाकी अर्बुद भी जो साध्य अर्बुद हैं, कौन से, वातज पित्तज कफज और मेदोज, ठीक है, अगर ये साध्य भी हैं, ये भी कैसे होंगे, अगर संप्रसूतम, इसमें अगर श्राव निकल रहा, अगर मर्माणी यत चातम, मर्म प्रदेश में चला गया, ठीक है, तो ये क्या बता रखा है, और स्रोतसों में है, तो ये कैसा है, भवेद अचाल्यम। और जो अचल है, जो जिसने अपना बेस बना लिया किसी चीज पे, ठीक है, तो स्रोतसों में है। तो जो अचल है, ऐसा जो है आपका असाध्य हो जाएगा, साध्य भी अर्बुद। तो हमारे पास असाध्य अर्बुद कौन कौन से आए, असाध्य अर्बुद, ये कौन कौन से आए बेटा, रक्तज, मांसज, प्लस जिसमें स्राव हो रहा हो मर्म प्रदेश पर, ठीक है, जो अचल हो और जो स्रोतसों में हो, ठीक है, ये हमारे असाध्य हैं। ये साध्य हो तो भी असाध्य हो जाते हैं, श्राव हो जिसमें बार बार निकल रहा संप्रसूतम वाला। फिर आइए इसके अलावा दो शब्द और आते हैं, द्विरार्बुद और अध्यार्बुद। कि अध्यार्बुद क्या है भाई, यत जायते अन्यतम खलु पूर्व जाते गयम तत् अद्य अर्बुदम अर्बुद अर्बुद्यज्ञ, कि भाई पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में, ठीक है, यत जायते अन्यत खलु पूर्व जाते गयम तत् अध्य अर्बुद, की जो पहले वाले अर्बुद के बाद में होता है वो आद्य अर्बुद है। और द्वंद जातम, इस बस द्वंद जात को, इसी को गोला करना बेटा, शब्द को, द्वंद जात को, ठीक है, द्वंद जात शब्द से ही हमारा द्व द्व है ना, इसका द्वीर अर्बुद, बस इसे याद रखना, जिसमें द्वंद जात लिखा होगा ये द्वीर अर्बुद है, और दोनों के दोनों असाध्य हैं। द्वंद जात मतलब जो इकट्ठे दो पैदा हो जाए, एक के बाद दूसरा पैदा हो, वो आद्य अर्बुद, आदि के बाद एक और अर्बुद, समझे ना, आद्या अर्बुद, ठीक है, हम आद्य अर्ध पढ़ते हैं, आदि से आधा, और ठीक है, तो आद्य अर्बुद क्या है, कि पहले एक उत्पन्न हुआ, जत जायते पूर्व जातम, फिर एक और नया पैदा हो गया, वो आद्य अर्बुद होगा। द्वंद जातम दोनों इकट्ठे पैदा हुए, द्विर अर्बुद, दोनों के दोनों असाध्य है। तो अब असाध्य की श्रेणी में दो और ऐड हो गए, कौन से भाई, हमारे आद्य अर्बुद, हम पकड़ेंगे कैसे इसको, और द्विर अर्बुद। फिर आइए, ना पाकम आयान्ति कफ आधिक्यत्वान मेदो अधिकत्वात विशेषतस्तु, कि भाई अर्बुदों में कफ की अधिकता होने से और मेद की विशेष अधिकता होने से, ठीक है, क्यों पाक नहीं होता, क्वेश्चन पहला पूछा था क्या अर्बुदों में पाक होता है, क्योंकि चिर वृद्धि अपाकम शब्द लिखा है, नहीं होता, ठीक है, तो
क्यों नहीं होता? मेद की अधिकता की वजह से, और कफ की अधिकता की वजह से, और तीसरा दोषों की स्थिरता होने से। ठीक है। और ग्रंथि रूप होने से अर्बुद में पाक नहीं होता। तो कितने कारण बता रखे हैं? चार। कफाधिक्य एक, मेदाधिक्य दो, दोष स्थिरत्व तीन, चौथा आपका भाई जो है ये ग्रंथनाच, ये चौथा है। ठीक है। तो हमारे पास चार कारण बता रखे हैं कि भाई चिर वृद्धि अपाक क्या भाई हमारे पास जो अर्बुद होते हैं इनमें पाक होता है? नहीं होता पाक। क्यों नहीं होता पाक? उसका कारण क्या है दोस्तों? कि भाई ये कफ अधिक होने की वजह से, मेद अधिक होने की वजह से, दोष स्थिर होने की वजह से, और लास्ट में ग्रंथि होने से। फिर आइए अगला आप चलते हैं अब गलगंड। ठीक है। गलगंड की जब बारी आती है, ये कौन से दोषों की वजह से? बात कफशेप गले प्रवृद्धो मन्यम तो संसृते तथैव मेधा कुर्वन्ति कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगम सोनितम तु गलगंडम आहु। कि भाई बात कफ गले में बढ़कर, ठीक है, भाई जो है मेद के साथ मिल जाते हैं भाई, और अपने लक्षणों को युक्त होके ये गलगंड रोग को उत्पन्न कर देते हैं। गलगंड के भेद कौन से? तीन भेद है गलगंड के। वातज, कफज और मेदोज गलगंड। ठीक है, तीन भेद हैं। कौन से? वातज, कफज और मेदोज गलगंड। ऊपर लिख लेना। मधुकोश, मधुकोश जिन्होंने जो मादनुदान पे टीका लिखी है, मधुकोश विजय रक्षित उन्होंने, ठीक है, श्रीकंठ दत्त जी ने। ठीक है। मधुकोश चतुर्थक ज्वर प्लस गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता। ठीक है। चतुर्थक ज्वर और गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता। ये किसने बोला? भाई हमारे मधुकोशकार जी ने। चीज छोड़ी तो नहीं। ठीक है, आइए जरा बातज गलगंड का देखो। बातज गलगंड है, कोई लक्षण याद करने वाला आपको लगता है? तो दानविता, कृष्ण सिरावनदम, कृष्ण अरुणो भवनास्तु, मेद उपचित कालाद भवेद अति स्निग्ध तरोरुजश्च, इसको अरुजश्च। फिर आइए आगे। पारुष्य युक्तम चिर वृद्धि अपाको, फिर यदृच्छा पाकमितात, और आगे कदाचित वैरस्यम आस्यस्य च जंतुर्भवेत तालुगल प्रशोषा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मुंह में बैरस्य रहता है और बंदे के तालुगल प्रशोष, मतलब गले और तालु में उसके शोष रहता है। ठीक है। ये कौन सा है? बाती गलगंड का लक्षण है। फिर आइए कफज गलगंड। कफज गलगंड का लक्षण क्या है? स्थिर सवर्णो अल्प रुग उग्र कंडु, शीतो महाशापी कफात्मकस्तु, चिर वृद्धिम कुरुते चिराद प्रपच्यते मंद रुजम कदाचित। अब देखो, माधुर्यम आस्यस्य और तालुगल प्रलेपा। कि भाई मधुर रहता है मुंह, मुंह मीठा रहता है, मुंह में कोई रस नहीं होगा, बातज वाले में है, मुंह मीठा रहेगा, कफज वाले में है। और गल तालु प्रलेप, गला तालु ऐसा लगेगा कि कफ से सना हुआ है। फिर आता है हमारा मेदोज गलगंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। स्निग्धो मृदुर पांडुर अनिष्ट गंधो, एक नंबर। अनिष्ट गंध किस कौन से उसमें आती है? मेदोज वाले गलगंड में आती है। फिर आइए निरुग अता अति कंडु, प्रलब्धते अलाबुबत। अलाबुबत का मतलब क्या होता है? अलाबू बोलते हैं जो घिया तोरी होती है। ठीक है। या फिर जो हमारा ये घिया होता है ना, घिया, उसको अलाबू मतलब बोला जाता है। ठीक है। प्रलब्धते अलाबुबत, अलाबू के समान लटका हुआ। गलगंड क्या वैसा ही होता है? मेदोज गलगंड बिल्कुल वैसा होता है। फिर आइए आगे। देह अनुरूप क्षय वृद्धि, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि, ये किसका था? मेदोज ग्रंथि का लक्षण। और देह अनुरूप क्षय वृद्धि इसका। फिर आइए स्निग्ध आस्यता। अब इसका लक्षण कैसा आस्यता है बताइए? आस्य वैरस्य किसमें था? वातज वाले में। मधुर आस्यता किसमें था? पित्तज, सॉरी, कफज वाले में। और भाई स्निग्ध आस्यता किसमें है? हमारे पास है मेदोज गलगंड में। और मेदोज गलगंड में एक और आता है, भवेत जंतुर गलेर अनुशब्दम कुरुते च नित्यम। गले में अनुशब्द अस्पष्ट बोलता रहता है।
ठीक है। जंतुर गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम, कि भाई वो गले में कुछ अनुशब्द बोलता रहता है कॉन्टिन्यूटी में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेदोज गलगंड जो है इसके इंपॉर्टेंट लक्षण कौन सा, पहला हमारे पास आ गया कि अनिष्ट गंध होती है। दूसरा उस पे क्या आ गया कि भाई किसके समान लटका होता है, अलाबुबत। फिर तीसरा हमारे पास लक्षण आ गया कि भाई देहन रूप क्षय वृद्धि वाला। चौथा उसका मुंह कैसा होगा, स्निग्ध हास्यता। ठीक है, मधुर हास्यता होगा दोस्तों, तो वो किसका लक्षण लगेगा बताओ, वो कफज का है। स्निग्ध आस्यता मेदोज का है। ठीक है। फिर भाई गले में अनुशब्द कॉन्टिन्यूटी में करता रहता है, ये हमारे पास आता है मेदोज गलगंड। फिर आइए असाध्य गलगंड के लक्षण। तिरछाद उच्छ्वसंतम मृदु सर्वगात्रम, कि भाई जो कृच्छता से श्वास ले पाता है, कृच्छ्वाद कृच्छाद उच्छ्वसंतम, कि भाई इंस्पिरेशन, उच्छ्वास, इंस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो कृच्छता से ले रहा है जो। मृदु सर्वगात्रम दूसरा नंबर पे, जिसका शरीर सारा मृदु है। तीसरा संवत्सर अतीत अरोचकार्तम, कि भाई जो 1 साल पुराना है और जो अरुचि से पीड़ित है, जिसको अरोचक है। क्षीणम जो वैद्यो, जो क्षीण है। ठीक है। गलगंडी नाम तम भिन्न स्वरम, जो भिन्न स्वर है। तो हमारे पास ये पॉइंट आगे, कृच्छ्वसंतम मृदु सर्वगात्रम संवत्सर अतीत, तीसरा नंबर। चौथा रोचकार्थ, पांचवा जो क्षीण है, छठवां जो भिन्न स्वर है। ये 6 लक्षण जिस पेशेंट में मिलेंगे, गलगंड के पेशेंट में मिलेंगे, वो कैसा है दोस्तों, वो असाध्य है। फिर आइए गलगंड सामान्य लक्षण। गलगंड का सामान्य लक्षण क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मेदोज गलगंड में तो अलाबुवत प्रलंबते बोला था, लेकिन ये मुष्कवत लंबते। ठीक है, निबद्धम शब्दथुर यस्य, मुष्कवत, मुष्क मतलब टेस्टिकल्स की तरह, लंबते। ठीक है, भाई लंबन हुआ जिसका, महान वा यदि वा हर्ष, वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वो गलगंड कहलाता है। तो गलगंड का सामान्य लक्षण क्या है, मुष्क सम लभ्यते। ठीक है। और जो मेदोज गलगंड है उसका लक्षण क्या है, अलाभुवत प्रलभ्यते। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। अब इसके अगला चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, वृद्धि उपदंश शल्य पद अध्याय। अब वृद्धि की जब बारी आती है दोस्तों, तो वृद्धि के भेद, ठीक है, वृद्धि के भेद, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, काश्यप, शारंगधर, सबने 7 माने, और चरक ने माने हैं 3। मूत्र वृद्धि, मेदो वृद्धि और भ्रगन। ठीक है, कहाँ बताएंगे चरक ने ये, चरक चिकित्सा 12वें चैप्टर में। ठीक है। वृद्धि के भेद, मूत्र वृद्धि, मेद वृद्धि और भ्रगन, ये इस तरीके से 3 भेद बता रखे हैं। हालांकि कि जो हमारे अ, सुश्रुत महाराज हैं, अष्टांग हृदय जी हैं, चाहे काश्यप हैं, चाहे शारंगधर हैं, इन्होंने कितने भेद बताए हैं दोस्तों, इन्होंने 7 भेद बताए हैं। आइए जरा अब आगे सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बात पित्त श्लेष्म शोणित मेद मूत्र आंत्र निमित्ता सप्त वृद्धिया, 7 वृद्धियां हैं कि वात पित्त कफज रक्तज मेदोज मूत्रज आंत्र, ये जो है 7 प्रकार की वृद्धियां मानी गई हैं। तासाम मूत्र आंत्र निमित्ते वृद्धि बात समुत्थे, वेरी वेरी वेरी, इसमें से भी बोला मूत्र और आंत्र वृद्धि जो है ये बात के कारण है। ठीक है। केवलम उत्पत्तिर हेतु अन्यतमा। ठीक है। फिर आइए आगे, अथ प्रकूपितो अन्यतम ही दोषा फल कोश वाहिनी अभिप्रपद्य, कि भाई ये दोष प्रकूपित होके फल कोश वाहिनी, मतलब वृद्धि किसको बोलते हैं बेटा, हर्निएशन को बोलते हैं। ठीक है, तो फल कोश जो है, जो भाई हमारा जो हमारा ये इंग्वाइनल कैनाल है, जिसमें हमारा पूरा स्पर्मेटिक कोड कूड आती है। ठीक है, मतलब फलकोश वाहिनी, फलकोश वाहिनी कहना है, वो टेस्टिकल्स वहीं से आते हैं ना, डिसेंट, डिसेंट तो वहीं से होता है ना टेस्टिकल्स का। तो फलकोश वाहिनी में पहुंचकर धमनी फल कोशो वृद्धम वृद्धिम जन्यति ताम वृद्धिम इति अचक्षते, इसको वृद्धि रोग कहा जाता है। अब इसका पूर्व रूप क्या बता रखा है वृद्धि रोग का, देखो, तासाम भविष्यतानि पूर्व रूपाणि,
क्या? बस्ती कटी मुश्क मेड्रेशु वेदना, कहाँ कहाँ पे वेदना हो रही है? बस्ती में, दूसरा कटी में, तीसरा मेड्र में, चौथा मुश्क में। मतलब ये कौन से ट्रैक की बात कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा इन्ग्वाइनल कैनाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्ग्वाइनल कैनाल से जो जो चीजें निकल रही हैं। फिर आगे मारुत निग्रह, मारुत निग्रह मतलब कि भाई वायु उसकी रुक जाएगी। फिर फल कोश शोफश्चैति, और फल कोश में शोफ होगा, शोफ मतलब वहां पे सूजन मिलेगी देखने को। ठीक है, तो फल कोश शोफश्च इति, ये किसका लक्षण है हमारे पास? ये हमारे पास है वृद्धि का पूर्व रूप। फिर आइए आगे। अब वातज पित्तज कफज, जो हमारे सन्निपाते, देखो अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ ना। कहाँ लिखूं मैं? यही लिखता हूँ, है ना। हाँ, सन्निपातिक भेद नहीं होता सुश्रुत। किस किस का? पहला, ग्रंथि, अर्बुद, शल्यपद, गलगंड, वृद्धि। ठीक है, इनका सनिपातिक भेद हमें देखने को नहीं मिलेगा, ना ग्रंथि का, ना अर्बुद का, ना गलगंड का, ना शल्यपद का, ना वृद्धि रोग का। ठीक है, आइए जरा आप आगे। सबसे पहले बातज वृद्धि की बात होती है। बातज वृद्धि में क्या लिख रखा है? अनिल परिपूर्णा की बात भर जाता है। फिर बस्ती इव आता, कि बस्ती की तरह फूल जाएगा। और परुष अनिमित अनिल रुजम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिना कारण के भाई उसमें रुजा होगी। ये क्या किसका है? बातें वृद्धि का लक्षण। दूसरा आता है पक्व दुम्बर संकाशम, ज्वर दाह ऊषुम्बति च आशु समुत्था अपाकम पित्त वृद्धि, कि भाई ज्वर दाह उशमबती, ये वाला कौन सा वाला है आपका? भाई पित्तज वृद्धि का। कफज वृद्धि का कैसा है? कफ वाले लक्षण है। देखो, कठिन अल्प वेदना शीताम कंडुमति श्लेषम वृद्धि, याद करने की जरूरत तो नहीं। इंपॉर्टेंट आता है रक्तज वृद्धि। रक्त वृद्धि में सारे लक्षण उसके समान है। कृष्ण स्फोट आवृताम, ऐसा था हमने, कृष्ण स्फोट आवृताम, और किसका पढ़ा था हमने? रक्तज विदृति का पढ़ा था। ऐसा सा लक्षण कि कृष्ण स्फोट आवृताम, बाकी सारे लक्षण पित्त के समान है, बस कृष्ण स्फोट आवृताम है। तो यही बता रखा है। फिर आइए आगे, मृदु स्निग्धाम, ये मृदु वृद्धि की बात बात आ रही है। ठीक है, मृदु स्निग्धाम कंडुमति अल्प वेदना, इंपॉर्टेंट है अगला। ताल फल प्रकाशम मेधो वृद्धि, ताल फल के समान मेधो वृद्धि है। फिर आइए अगला, मूत्र वृद्धि, हाइड्रोसील जो होता है। ठीक है, हाइड्रोसील में क्या है? मूत्र संधारणशील से मूत्र वृद्धि भवति, कि जो मूत्र रोकता है उसको क्या हो जाएगा? मूत्र वृद्धि हो जाएगी। सा गच्छतो अम्बु पूर्णा धृतिरिव क्षुभ्यति मूत्र कृच्छम वेदना वृषण्यो शब्यथु कोशयोश्च। ठीक है भाई, शब्यथु कोशयोश्च। फिर अगला भाई पादेति, अच्छा कोशियोश्च आपाद्यति। ठीक है, कि कहने का मतलब वृषण में वेदना हो रही है, कोश में भाई सूजन हो रही है, वृषण कोश में सूजन हो जा रही है। और भाई आपका मूत्र कृच्छिस में लक्षण मिलेगा। तो हाइड्रोसील में सारे के सारे यही लक्षण मिलते हैं। फिर आइए अगला, इसके बाद आंतर वृद्धि। आंतर वृद्धि का जब आप मॉडर्न मॉडर्न सॉरी हाँ मॉडर्न में जब आप हर्निया पढ़ते हैं दोस्तों, इनको हर्निया डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो हर्निया के संदर्भ में भी यही लिख रखा है कि भाई इंट्रा abdominal प्रेशर किसी भी कारण से बढ़ गया, इंट्रा abdominal प्रेशर किसी भी कारण से बढ़ गया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कि उसका जो है ऑब्वियस है, डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो वहां पे लूजन हो जाती है, जिसकी वजह से भाई हमें देखने को मिलता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो यही बता रखा है, बार बरणम बलबद विग्रहम वृक्ष प्रपतनम आयास विशेषे वायु अति प्रवृद्ध, इसमें वायु दोष ज्यादा प्रकोपित हो गया। स्थूल आंतरे इतरस्य एक देशम विगुणम, कि भाई स्थूल आंतर के एक देश में विगुणता पैदा करते हुए भक्षण संधि उपैत्य,
बंक्षण संधि के इन्ग्वाइनल रीजन पे, बंक्षण संधि कहाँ पे, इन्ग्वाइनल रीजन पे, ग्रंथि रूपेण स्थित्वा अप्रतिक्रियमाणम च कालांतरेण फलकोशम प्रविश्य, कि अप्रतिक्रियमाण मतलब उसको अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम उसको नहीं कुछ करेंगे तो कालांतर में फलकोश में पहुंच गया वो। अब मुष्क शोभम आपातति, फिर आदमा तो बस्ती री बात था, अकेला बस्ती री बात था, किसका लक्षण था, बातज का। आदमा तो बस्ती री बात था, ये किसका लक्षण है, आंतरिक वृद्धि का। ठीक है, प्रदीर्घो सा शोभा भवती, स शब्द अपीड़िति च ऊर्ध्वं उपैति, विमुक्तस्य पुनरादम आदमायते, तम आंतर्वृद्धि असाध्यम इति अचक्षते, कि भाई स शब्द में अब पीड़िती ऊर्ध्वोपैती, अगर आप घट को पकड़ते हैं तो उसमें क्योंकि एयर होती है तो वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की साउंड ऊपर को जाती है, स शब्द आप पीड़िती ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ गुड़गुड़ की साउंड जाती है। और विमुक्तस्य पुनरादमायते, जैसे ही आप उसको दबाना छोड़ देते हैं वो फिर हवा से भर जाता है। ये लक्षण किसका है, कि भाई दबाने से वहां पे स शब्द ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एयर का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। जब हम दबाते हैं कोई चीज तो एयर के स्पेस को ही कम कम करते हैं ना वहां से, तो एयर स्पेस कम होगा तो ऑब्वियस अब वो साउंड करता ऊपर को जाएगा। और जैसे ही आप उस जगह को दबाव को छोड़ देंगे तो वो फिर से पुनरादमायते, विमुक्ते पुनरादमायते। ये लक्षण किसका है, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट लक्षण है ये, स शब्दम पीड़ितम ऊर्ध्वम विमुक्त पुनरादमायते आंतरवृद्धि का है। और मैंने आपको कहानी बता दी कैसे होगा। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, कि तम आंतरवृद्धि असाध्य, इसको असाध्य आंतरवृद्धि बोला गया है। तो ये हमारे में वृद्धियों में से असाध्य वृद्धि कौन सी है हमारे पास, वो है आंतर वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से हमारा वृद्धि रोग यहाँ पे खत्म होता है। वृद्धि रोग के बाद अब दोस्तों हमारे पास, ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास उपदंश रोग। उपदंश रोग कितने भेद हैं इसके, 5 भेद हैं। देखो उपदंश रोग क्या है, देखो, तत्र अति मैथुनाद, ठीक है भाई, जो बहुत ज्यादा मैथुन में प्रवृत्त रहता है, जो बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य करता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा ब्रह्मचारिणी स्त्री के साथ, या बहुत पुरानी स्त्री के साथ, बुजुर्ग स्त्री के साथ, या जिसका भाई रजस वाला है, जो दीर्घ रोमा है, जो कर्कश रोमा है, ठीक है, संकीर्ण रोमा है, किसी भी चीज में जहां पे ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, क्योंकि जितने भी ये स्थितियां बता रखी हैं इसमें रूक्षता रहती है शरीर में, ठीक है, रोक्ष ज्यादा आ जाता है, रोक्षता की वजह से यहाँ पे पिनाइल ट्रोमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उपदंश रोग देखने को मिलता है। ठीक है, महान द्वारम, अप्रिय कामम, ये सारा कुछ सारा लिख रखा है, योनि अप्रक्षालितम। ठीक है, ये क्या बोल रखे हैं कि इनको भाई उपदंश रोग हो जाता है। तत्क्षते बा शब्दों उपजन्यति तम उपदंश उपदंशम। आइए जरा, ये कितने भेद हैं इसके, 5 भेद हैं। कौन से 5 भेद हैं, बातें पित्तज कफज रक्तज और सन्निपातज। ठीक है, अब देखो बातेज वाले में क्या लक्षण है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बातिका, बातिके पारुष्यम त्वक परिपुटनम, और इंपॉर्टेंट है स्तब्ध मेड्रता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और किसका लक्षण है ये स्तब्ध मेड्रता, उच्चिटिंग विष का, उच्चिटिंग दंश का, मतलब उच्चिटिंग विष का, मतलब उच्चिटिंग जो कीड़ा है वो काट दे तो भी शब्द में लक्षण मिलता है हमें। ठीक है, अष्टांग हृदय ने बाकी सारे लक्षण बताए हैं बातज वाले के, अष्टांग हृदय सेम। ठीक है, अष्टांग हृदय सेम, सिर्फ ये वाला नहीं माना, स्तब्ध मेड्रता नहीं मानी। ठीक है, शब्द मेट्रता नहीं मानी। क्लियर है, अष्टांग हृदय ने बाकी सारा कुछ सेम बताया है। फिर आइए पित्तज वाला, वही पक्वदुम्बर के समान, हमने पित्तज अभी उसमें भी पढ़ा। ठीक है, जो हमने ये वृद्धि रोग पढ़ा वहां पे भी ऐसा ऐसा था, संकाशम तीव्रदाहम क्षिप्रपाकम। फिर आइए कफज वाला, कंडुमान, याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। फिर रक्तज, रक्तज में फिर वही लक्षण आ गया क्या, कृष्ण स्फोट प्रादुर्भावो अत्यर्थ आश्रिक प्रवृत्ति, बाकी लक्षण किसके समान है, पित्त के समान। और याप्याश्च एव कदाचित, कभी कभी याप्य हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी याप्य हो जाता है, ये कौन सा भाई उपदंश है,
ये हमारा भाई रक्तज उपदंश है। बाकी सारे लक्षण पित्त के समान, कृष्ण स्फोट वाला अलग से मिल जाता है। सारे जैसे सारे वृद्धियां जो हैं वही, वो सॉरी, रक्त वृद्धि जो है वो आपकी पित्त के समान है सारे लक्षण, कृष्ण स्फोट आवृताम को छोड़ के। भाई रक्तज विदृद्धि इस समय भी कृष्ण स्फोट आवृताम है, तो आपको याद रहेगा कृष्ण स्फोट लक्षण, कृष्ण स्फोट लक्षण जो है वो हमें किस किस में मिल रहा है दोस्तों? रक्तज विदृद्धि में, रक्तज ग्रंथि में, और रक्तज उपदंश में। क्लियर है? और साथ में इसके कभी कभी याप्य होने वाला कौन सा है? रक्तज वाला उपदंश। फिर आइए सन्निपातिक सर्वजय सर्वलिंग, और इंपॉर्टेंट है अवधारणम शेफसाम। भाई अवतरण हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और कृमि प्रादुर्भाव दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वातज पित्तज कफज कैसे होते हैं, ये साध्य हैं। भाई रक्तज कैसा है? कभी कभी याप्य है। क्वेश्चन ऐसा पूछा, कभी कभी याप्य कौन से वाला रोग के लिए बोला गया? रक्तज उपदंश के लिए। सन्निपातिक, सन्निपातिक में हमें पहला लक्षण क्या मिला? हमें कृमियां पड़ जाती हैं। ठीक है, कृमियां। दूसरा शेफ अवतरण, मतलब पिनाइल का फट जाना पूरा। ठीक है, और मरण। मिला आपको है ना? है ना? ठीक है, कृमियां, शेफ अवतरण, ये सारा का सारा जो है नीचे लिख लेना गए दास जी। उपदंश स्त्रियों में अप्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा रोग स्त्रियों में अप्रसिद्ध है? उपदंश। ये ऐसा किसने बोल रखा है? गयदास जी ने। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाकी जो पार्ट है ना, वो जो एक मैंने लिखवाना था आपको, वो मैं कल लिखवाऊंगा। अभी हम फिर अंग रोग के बारे में कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, विमर्श का ही पढ़ेंगे इसमें पार्ट। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।